हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे। टर्मोलॉजी को डिस्कस करने का मतलब हो गया कि जिन टर्म्स का, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल अकाउंटिंग में किया जाता है, उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, राइट, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। जो चीज़ एग्जिस्ट करती हो उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी की तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कोई रियलिटी में क्या हो गया, कोई डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है, जो आप पहचान सको, है ना, जिसका अस्तित्व हो। तो बिजनेस एंटिटीज़ क्या हो गई, ऐसे इंटरप्राइज जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल हो, जिनको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, उन इंटरप्राइजेस को, उनको हम क्या कहेंगे, बिजनेस एंटिटी। जैसे कि आपका हो गया बिग बाजार है, टाटा कंसल्टेंसी है, आईटीसी है, रिलायंस है। तो आप इन इंटरप्राइजेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो ना, कि ये रिलायंस है, ये सिम में वर्क कर रहा है, ये रिलायंस का पेट्रोलियम है। आप इनको रिकॉग्नाइज कर पा रहे, इनकी अपनी एग्जिस्टेंस है। तो ये क्या कहलाए, बिजनेस एंटिटी कहलाती हैं। तो जितनी भी एंटिटी होती है, इनके ओनर से अलग एग्जिस्टेंस होता है, इसीलिए आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हर बिजनेस का अपना, उसके ओनर से सेपरेट एंटिटी होती है। मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बिजनेस होते हैं, ये जो जैसे बिग बाजार हो गए, टाटा कंसल्टेंसी हो गई, ये एक आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन कहे जाते हैं। इनकी अपनी लीगल एंटिटी हो गई, इनका अलग एग्जिस्टेंस हो गया, और इनके ओनर जो इनको चला रहे हैं वो एक अलग पर्सन हो गए, उनकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। क्लियर है? तो ये एंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शंस का जो है इन जनरल हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड्स को। तो ट्रांजैक्शन मतलब जब कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही हो, लाइक आप गुड्स परचेज करते हो, तो क्या कर रहे हो आप, गुड्स आ रही है, आप इन रिटर्न कुछ पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो या फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ऐसी बात कर रहे हो। तो ट्रांजेक्शन्स में क्या हो गया, आपका एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, कैश में भी ट्रांजेक्शन हो सकती है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हो सकती है। मतलब जब आपने कोई चीज़ खरीदी या सेल की, जो कुछ भी किया, आपने जो वर्क किया वो इन कैश किया। ठीक है, और अगर आपने कहा कि फ्यूचर में पेमेंट होगी, उधार पे काम किया, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो गई। जैसे एग्जांपल लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स। आपने गुड्स को परचेज किया, तो जब गुड्स खरीदे तो गुड्स आपके पास आए, है ना, और आपने पेमेंट की होगी उसके लिए, कैश दिया होगा, तो वो कैश परचेज हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा। और अगर आपने कहा कि फ्यूचर में आप इसका पेमेंट करेंगे, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ गया रिसिप्ट ऑफ मनी। तो जैसे आपने पैसे रिसीव किए हैं, तो पैसे रिसीव किए हैं, आपने सेल किया कोई चीज़, तो आपको पैसे आए हैं, रिसीविंग हुई है, तो वो भी क्या हो गया, ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग में एंट्री वगैरह करते हैं, तो हम ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के, जिसको मनी के टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में यूज़ किया जाता है या मेजर किया जा सकता है, तो उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रही हैं, ये सब कैसे ट्रांजैक्शन हो गए, जिसमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे हम कह रहे हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होती है, अगर हम अकाउंटिंग में बात करें तो बैलेंस शीट बनती है, एक साइड लायबिलिटी, एक साइड एसेट्स। तो एसेट्स क्या चीज़ हो गई बिजनेस में, तो ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इंटरप्राइजेस के वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो मॉनेटरी के टर्म में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं और वो यूज़फुल है। तो सारी चीज़ें जो, जिनका आपको बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है, जिन रिसोर्सेज का, जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे, वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। ठीक है, उनको जब मॉनेटरी टर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे एसेट्स होते हैं, जिनको हम मॉनेटरी में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे सुपर बाजार है, तो उनका अपने ट्रक्स वगैरह हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उनके लिए एसेट्स हो गई, क्योंकि ये जो इनके बिज़नेस को यूज़ करने, इनके बिज़नेस को स्मूथली रन कराने में ये चीज़ क्या कर रही है, ये हेल्प करने वाली है, और ये लंबे समय तक हेल्प करेगी। ये इनका अपना एक रिसोर्स हो गया। ये कहते नहीं हमारे रिसोर्सेज हैं, मतलब इनसे हमारा काम चल रहा होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। जैसे कि बैंक है, तो बैंक में उनका फर्नीचर हो गया, उनके सिस्टम, कंप्यूटर्स हो गए, वो सब क्या कहलाएगा, उनका एसेट्स कहलाएगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, उनका बेनिफिट वो ड्राइव कर रहे हैं। एसेट्स को कैसे दो टाइप में डिवाइड किया गया, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जो आपको लंबे समय तक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार आपने खरीदा है, तो अब इसका बेनिफिट आप काफ़ी समय तक ड्राइव करते रहेंगे, तो वो क्या कहलाता है, फिक्स्ड एसेट्स। ये दो तरीके से होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या हो गया आपका, टेंजिबल मतलब जैसे कि जिनको आप छू सकते हैं, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, है ना, कार हो गया, ये सब कैसे एसेट्स हो गए, ये टेंजिबल एसेट्स हो। जैसे ट्रक ही था, ये टेंजिबल एसेट्स हो गए। इनटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल हो गई आपकी, है ना, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ये सब पेटेंट वगैरह जो हो गए, ये गुडविल वगैरह, ये सब कैसे हो गए आपके,
ये सब इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। करंट एसेट्स मतलब जो विद इन अ ईयर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनका फ़ायदा आपको सिर्फ विद इन अ ईयर मिलेगा, तो वो कैसे आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं, जैसे डेटर्स वगैरह हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो लाइबिलिटीज़ मतलब ऑब्लिगेशन और डेब्ट जो आपको पे ऑफ करनी है ना, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, ये आपको पे करनी है। जैसे एंटरप्राइज हैज़ टू पे सम टाइम इन द फ्यूचर, ऐसी ऑब्लिगेशन, ऐसे डेब्ट्स जो आपके ऊपर हैं कि आपको फ्यूचर में इनका पे ऑफ करना है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटीज़। ये भी दो तरीके से होती है, एक करंट लाइबिलिटीज़, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब जो साल के अंदर आपको पे ऑफ कर देने हैं, ऐसे लोग जिनका पेमेंट आपको विद इन अ ईयर ख़त्म कर देना है। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो लंबे समय तक आपके लिए रहेगी, जैसे आपने डिवेंचर लिया है तो ये भी एक लाइबिलिटी है आपके ऊपर, पर अभी ये 10 साल 5 साल 7 साल का है, या आपने लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, अब लोन जो है लंबे समय का लोन है, 10 साल का लोन है, तो ये कैसी लाइबिलिटीज़ होगी, नॉन करंट, मतलब विद इन अ ईयर इसका पेमेंट नहीं करना है, तो वो लंबे समय 10 साल 7 साल 8 साल तक का है, 1 साल से ज़्यादा तक का है, तो ऐसी लाइबिलिटीज़ जो लंबे समय तक आपको पे ऑफ करनी पड़ेंगी, उसका ड्यूरेशन लंबा है, तो वो नॉन करंट में जाती है, और जो विद इन अ ईयर पे ऑफ करनी होती है उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द फर्म। तो जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अमाउंट चाहिए होता है, हैवी अमाउंट चाहिए होता है, तो वो अमाउंट जो कि आपका ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। ठीक है, अब ये कैपिटल कैश में भी लाई जा सकती है, किसी एसेट्स के थ्रू भी लाई जा सकती है, ये ओनर पर डिपेंड करता है कि वो कैपिटल किस फॉर्म में लेके आ रहा है, कैश में पैसे लेके आ रहा है या कुछ एसेट्स लगा रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे हम शो करते हैं, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो क्यों करते हैं, क्योंकि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, तो वहाँ पे जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, कि जहाँ पे ओनर अलग है और बिजनेस एंटिटी अलग होती है, तो उसकी वजह से हम कैपिटल को कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी में, क्योंकि बिजनेस एंटिटी मतलब वो पर्सन, वो आर्टिफिशियल पर्सन जिसने ओनर से पैसे लेके अपना बिजनेस काम शुरू किया है, तो ओनर के जो पैसे लगे हैं वो उसको वापस करने होंगे, किसको, उस बिजनेस एंटिटी को, उस आर्टिफिशियल पर्सन को वापस करने होंगे, तो वापस करने होंगे तो उसके लिए एक लायबिलिटी हो गई, इसीलिए कैपिटल को हम कहाँ रखते हैं, लायबिलिटी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्स। सेल्स क्या होता है आपका, टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। तो आप जब बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे गुड्स या सर्विसेज में आप डील करते हैं, तो उन गुड्स या सर्विसेज को सेल करने पे, मतलब उनको कस्टमर तक प्रोवाइड करने में आपको जो कैश आता है या जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, वो क्या कहलाती है, सेल्स कहलाती है। जैसे अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आप एक कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है पेन का, तो आप पेन को सेल करने पे, मतलब पेन क्या करेंगे, बनाने के बाद घर आप बिजनेस में तो रखेंगे नहीं, आप घर पे रखेंगे नहीं, उसको क्या करना है, आप मार्केट में कस्टमर तक प्रोवाइड करेंगे, तो उसको कस्टमर तक देने में, कस्टमर पहुंचाने के बाद जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी सेल्स। इसको कहते हैं कि हमने पेन को सेल किया, मतलब हमने उसको कस्टमर तक प्रोवाइड करके उससे होने वाली इनकम हमारी क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई। तो सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू का वो पार्ट होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करके आता है। परचेज एंड सेल दो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो सेल्स कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट सेल्स भी होता है। देखिए, अगर जैसे कि मान लीजिए पेन है, मैंने होलसेलर को सेल किया, तो होलसेलर को सेल किया, उसने कैश दे दिया, तो क्या कहलाएगा, कैश सेल्स, इतने का पैसा सेल हो गया। अब हमने जब होलसेलर को दिया तो होलसेलर ने उधार में लिया कि हम आपको उधार में ले रहे हैं, हम फ्यूचर में पैसा पेमेंट कर देंगे, तो ये भी सेल तो हो गया ना, उतना पेन हमारे पास से चली गई, तो वो सेल हो गई, फ्यूचर में वो पैसा आएगा, तो वो क्या हो गया, आपका क्रेडिट सेल। लेकिन अब उस पर्सन को, वो होलसेलर को हम क्या कहेंगे, होलसेलर को हम अपना क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे। क्यों डेटर कहेंगे, क्योंकि इनसे पैसे मिलने वाले हैं, आज नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। हमने क्रेडिट सेल की है, तो ये हमसे क्रेडिट परचेज़ किए हैं, वो होलसेलर ने हमसे परचेज़ किया है, हमसे ख़रीदा है और हमने बेचा है, लेकिन उधार सेल किया है, तो वो हमारे लिए एज अ डेटर दिखेंगे। क्या दिखेंगे, फ्यूचर में हम इनका पेमेंट करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका क्रेडिट सेल्स, ये सेल्स कहलाता है। रेवेन्यू क्या हो गया, द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्न बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ कस्टमर। तो जो भी अमाउंट्स आप प्रोडक्ट्स को सेल करके या सर्विसेज को कस्टमर्स को देने के बाद जो भी अमाउंट्स आप पाते हैं वो सब क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू मतलब पूरी इनकम, रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। और सेल्स क्या होता है, सेल्स उसी रेवेन्यू का एक पार्ट होता है। ठीक है, आपको पैसे, इनकम कहाँ से आ रहे हैं, तो इनकम आपका मेन सोर्स क्या हो गया, जिस चीज़ में आप बिज़नेस करते हो, जो सर्विसेज अगर आप डील करते हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का बिजनेस है तो आप सर्विस दे रहे हो, और अगर आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो तो आप गुड्स वगैरह कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो,
आपको वो किसी भी सोर्स से हो सकती है, जैसे सेल करने से आई गुड्स एंड सर्विसेज को तो भी वो रिवेन्यू हुआ, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा था उससे पैसा आया वो भी रिवेन्यू हुआ, आपने शेयर्स खरीद रखे थे आपको उससे डिविडेंड मिला वो भी आपका रिवेन्यू हुआ, आपने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा था, पैसे डाल रखे थे एफडीआर वगैरह, उससे आपको इंटरेस्ट मिला वो भी आपकी रिवेन्यू हुई। तो रिवेन्यू मतलब कई सोर्सेज होता है इनकम का, जहाँ जहाँ से पैसे आ सकते हैं वो सब रिवेन्यू हो गया। और सेल्स उन रिवेन्यू का एक मेजर पोर्शन हो गया, क्योंकि टोटल रिवेन्यू जो टोटल इनकम होती है वो ज़्यादातर पोर्शन कहाँ से आता है, सेल्स से आता है, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज की सेल हो गया। तो सेल्स अलग हो गया, रिवेन्यू अलग हो गई, ठीक है, सेल्स रिवेन्यू का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। वो खर्चा जो कि आप अर्न करने में, रेवेन्यू को पाने के लिए आप जो भी खर्चा करते हैं, जो भी कॉस्ट जो आपको बियर करना पड़ता है वो सब क्या कहलाती है, एक्सपेंसेस कहलाती है, ठीक है। तो कॉस्ट क्या हो गया, जो बिजनेस इनकर करती है इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, ठीक है। और ये कैसे हो गया, मेजर बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विसेज यूज्ड, ठीक है। यूजुअली आइटम ऑफ एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जनरली क्या क्या खर्चा होता है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, लाइट एंड वाटर, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं एक बिजनेस में। वो खर्चा मतलब आप बिजनेस रन करा रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए, तो उस पूरे प्रोसेस में जो कुछ भी आपने एक्टिविटी की और उस एक्टिविटी के लिए आपको अगर कुछ पे ऑफ करना पड़ा वो सब हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि आपने प्रोडक्शन किया, गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, गुड्स बनाया, अब उस गुड्स को आप कहीं स्टोर हाउस में रख रहे हैं, कहीं पे रख रहे हैं, कोई बिल्डिंग है आपकी, उस बिल्डिंग का आपको रेंट जा रहा है, तो वो रेंट क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ है ना। आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ा, वो क्या हुआ, आपका खर्चा हुआ। तो ये सब क्या हुआ, एक्सपेंस हो गया। आप कोई लोन लेके बैठे थे, उस पर इंटरेस्ट हर महीने हर साल जा रहा, वो क्या हो गया, खर्चा हो गया आपका। रेंट, आप वेजेस देना पड़ रहा है, जो लोग एम्प्लॉयड हैं लेबर उनको वेज देना पड़ रहा है, जो ऑफिसर्स वगैरह उनको सैलरी पे करनी पड़ रही है, तो ये सब क्या है, आपका खर्चा है, क्योंकि यही लोग काम कर रहे हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो ये सब क्या कहलाता है, खर्चा कहलाता है, आपका एक्सपेंसेस कहलाएंगे, ठीक है। देखिए एक्सपेंसेस अलग हो गया, एक्सपेंडिचर अलग हो गया। एक्सपेंडिचर क्या चीज़ होती है, तो स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट सर्विसेज और प्रॉपर्टी रिसीव्ड। तो जब आप मनी स्पेंड कर रहे हैं या कोई लायबिलिटी इनकर कर रहे हैं, है ना, कुछ डेप्ट या कुछ ऑब्लिगेशन आप पे आ रही है, किस वजह से ये आ रही है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं या कोई लायबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कुछ बेनिफिट या कुछ सर्विसेज या कुछ प्रॉपर्टी आप रिसीव कर पाएँ। तो कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बेनिफिट्स, कुछ सर्विसेज अवेल करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आ रही है, कोई ऑब्लिगेशन आती है या कुछ पैसा आप खर्च करते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे हमने गुड्स को परचेज़ किया, मशीनरी को परचेज़ किया, फर्नीचर परचेज़ किया, ये सब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। एक्सपेंडिचर दो तरीके से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब देखिए अगर आपने जो एक्सपेंडिचर किया, क्योंकि एक्सपेंडिचर आप किस लिए कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ सर्विस रिसीव करने के लिए कर रहे हैं, तो अगर जो आपने जो एक्सपेंडिचर किया है उससे जो बेनिफिट आपको रिसीव होने वाला वो विद इन अ ईयर होने वाला है, मतलब उस खर्चे से जो फ़ायदा मिलेगा वो विद इन अ ईयर का मिलेगा, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आप समझिए कि अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास ऑफिसर्स हैं, तो आप उनकी सर्विस ले रहे हैं, उस सर्विस के बदले आप उनको क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं, पर उनकी सर्विस आप कैसे ले रहे हैं, साल भर के लिए मेज़र कर रहे हैं, है ना, महीने महीने आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है ना। विद इन अ ईयर आप उसका बेनिफिट ड्राइव कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहला दिया, ठीक है। आपने गुड्स परचेज़ किया, उसका इस्तेमाल किया, तो वो सब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब ऐसे खर्चे जिनका जो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या हो गया, बेनिफिट पाने के लिए जो लायबिलिटी आपके ऊपर पड़ जा रही है या कैश आपको पेमेंट करना पड़ा, वही तो एक्सपेंडिचर हुआ। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो मोर देन 1 ईयर चलेगा, तो उस तरह के बेनिफिट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब इस तरह का बेनिफिट या इस तरह का एक्सपेंडिचर हम कब करते हैं, जब हमको एसेट्स फ्रेम करनी होती है। जैसे हमने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, अब मशीन हमने खरीदी तो एक बार हमने पेमेंट की, उस मशीन की सर्विस या मशीन का बेनिफिट लेने के लिए हमने आज पेमेंट कर दिया, लेकिन अब उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। जितने साल मशीन की लाइफ होगी उतने साल हम उसका बेनिफिट ड्राइव करेंगे। तो ये किस तरह का एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या फ्रेम करता है, एसेट्स फ्रेम करता है, क्योंकि एसेट्स जनरली लंबे समय तक आपको बेनिफिट देते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म के लिए हो गए, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जनरली वो शॉर्ट टर्म में चले जाते हैं। तो एक्सपेंसेस क्या हो
गए वो खर्चे आपका जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो गए, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो क्या हो गया, वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के लिए हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट क्या होती है। तो प्रॉफिट क्या होता है, जब आपकी पूरी इनकम और पूरा खर्चा साल भर का, एक अकाउंटिंग पीरियड का, आपने पूरी इनकम में से पूरे खर्चे को लेस कर दिया, जो बचा वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिट। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल का अकाउंटिंग ईयर, जैसे अप्रैल टू मार्च चल रहा है, तो इस अप्रैल टू मार्च में आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी हुई। अब टोटल रेवेन्यू मतलब सेल से कितना आया और अदर सोर्सेज से अगर कोई इनकम आनी थी तो वो कितनी हुई। तो टोटल रेवेन्यू कितनी हुई, टोटल खर्चा कितना हुआ जो कि उस बिज़नेस से रिलेटेड करता था। अब रेवेन्यू का एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे, जो बचा वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, क्योंकि प्रॉफिट आपके लिए फ़ायदा हो गया है ना, आपने कमाया ज़्यादा, खर्चा कम किया, तो भी तो प्रॉफिट हुआ। और बिज़नेस चलती भी प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रॉफिट से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो प्रॉफिट क्या करता है, ओनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है। अब गेन क्या हो गया, गेन कहता है कि प्रॉफिट जो हम एराइज हो रही है, जो बढ़ रही है, जो इंक्रीज होती है, जो मिलती है, ऐसे इवेंट या ट्रांजेक्शन्स की वजह से है जो बिजनेस के इंसिडेंटल है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों की वजह से, उन ट्रांजेक्शन्स की वजह से, उन इवेंट्स की वजह से जो प्रॉफिट रेज हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। जनरली क्या होता है, ऐसे एसेट्स या ऐसी चीज़ों से जो लॉन्ग टर्म पर्पज़ में आपको बेनिफिट देके जा रही हैं, आपका बिज़नेस के नेचर से रिलेट नहीं करती हैं। जो बिज़नेस के नेचर से रिलेट करता है वो प्रॉफिट होता है। जैसे कि मेरा जो है पेन का बिज़नेस है, ठीक है, पेन का बिज़नेस है, मैंने 1 लाख पेन बनाया। अब 1 लाख पेन मैंने 10 लाख रुपए में सेल कर दी, तो 10 लाख रुपए मेरी रेवेन्यू हो गई, सेल्स की रेवेन्यू हो गई। अब 10 लाख पाने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़े, हमको लोगों को सैलरी बांटनी पड़ी, उसके लिए हमें वेजेस देने पड़े, मटेरियल ख़रीदने में खर्चा करना पड़ा, हाँ है ना, हमको क्या करना पड़ा, हमको रेंट देना पड़ा, हमको ट्रैवलिंग का कॉस्ट देना पड़ा, उसके लिए जो पैसे आए, मटेरियल गया, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा आया, वो सब हमको देना पड़ा। तो उस रेगुलर नेचर के, उस रेवेन्यू, क्योंकि रेगुलर नेचर का मेरा बिजनेस क्या था, पेन को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस में, उस रेगुलर नेचर से रिलेटेड जो खर्चे थे वो एक्सपेंसेस बने। और अब रेगुलर नेचर के बिजनेस को हमने परफॉर्म किया और तब हमें जो इनकम हुई वो प्रॉफिट कहलाई। हमने सेल किया रेगुलर नेचर के बिजनेस से, उससे एक्सपेंसेस को मीट आउट किया और जो आया हमारा प्रॉफिट आया। गेन क्या हुआ, गेन प्रॉफिट नहीं है, रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं कर रही है। वो क्या हो गया, जैसे आपकी मशीनरी थी, आपका फर्नीचर था, अब आपका क्या हो गया, ये यूज़ हो रही हैं, ये एसेट्स हैं आपके, अब इनको आपने सेल कर दिया, है ना। ये रेगुलर नेचर का काम नहीं है, ये कभी कभार होने वाला ट्रांजैक्शन है, कभी कभार होने वाला इवेंट है। तो उससे जब कोई आपको फ़ायदा मिलता है तो वो गेन कहलाता है ना। तो सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग ऑफ कोर्ट केसेस, एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये सब क्या है, गेन है आपका फिक्स्ड एसेट्स था, 5 लाख का फिक्स एसेट्स था, आपने सेल किया, आपने उसको 7 लाख में सेल कर दिया। तो आप हमेशा फिक्स एसेट्स को सेल करने तो नहीं आएंगे, आप हमेशा लैंड और बिल्डिंग को सेल तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि ये आपका रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस नहीं हुआ, इसी में सेलिंग आपकी तो नहीं चल रही है, तो ये गेन कहलाएगा। ठीक है, तो गेन और प्रॉफिट में ये डिफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म होता है। गेन जनरली आपका क्या होता है कि जो आपके रेगुलर नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेट ना कर रहे हों वो गेन में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉस। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर पीरियड, excess of expenses a period over its related revenue, it's termed as loss। तो जब आपका खर्चा ज़्यादा हो गया और रेवेन्यू कम हो गई तो क्या हो जाता है, लॉस कहलाता है। जैसे कैश और गुड्स लॉस बाय थेफ्ट या फायर एक्सीडेंट, ये सब लॉस हो गया। तो लॉस दो तरीके से चीज़ हो गया, एक तो नॉर्मल रेगुलर बिजनेस से जो हुआ वो भी लॉस हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया, एबनॉर्मल, मतलब जैसे कि चोरी हमेशा तो नहीं होने वाली है ना, हमेशा आग तो नहीं लग जाने वाली है, तो फायर एक्सीडेंट, तो अगर इन सब से भी कोई चीज़ का आपको नुकसान हुआ तो वो भी लॉस कहलाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो यहाँ पे जैसे प्रॉफिट में था ना, प्रॉफिट और गेन दोनों अलग टर्म डिनोट कर दिए गए थे, लॉस में ऐसा कुछ नहीं किया गया। नॉर्मली एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गई तो भी उसको हम लॉस कहेंगे, और जनरली इन सब चीज़ों की वजह से भी अगर लॉस आया तो भी वो लॉस ही कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते डिडक्शन। तो रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अगर जो हम जो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसकी प्राइसेस को कम कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिडक्शन कहलाता है। वाउचर क्या होता है, वाउचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, एविडेंस कि आपने ये काम किया है, तो वो क्या कहलाता है, डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। जैसे कि आपने लोगों को सैलरी बांटी तो सैलरी सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, तो वो क्या हो गया, उसका वाउचर, वो चीज़ आपका एविडेंस बन गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गया। जैसे आपने सेल किया तो सेल
सेल इनवॉइस आपकी होगी तो वो क्या कहलाए, वाउचर। तो वाउचर मतलब जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसका जो डॉक्यूमेंट्री, मतलब इन पेपर जो एविडेंस है कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो वो क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा, क्योंकि वो एविडेंस है। आपने पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो वो बिल आया होगा आपके पास, तो वो क्या हो गया, उसका वाउचर हो गया। तो वाउचर मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे बाइंग ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो कैश मेमो, कैश में आपका होगा ना कि आपने इतना गुड्स बाय किया है, वो आपका हो गया। आपने क्रेडिट किया होगा तो इनवॉइस आई होगी, तो इनवॉइस वाउचर बन गई आपका, है ना। आपने पेमेंट किया या रिसिप्ट, तो आपने कोई चीज़ पेमेंट की होगी तो आपको रिसिप्ट मिली होगी, तो वो रिसिप्ट हो गया। तो ये सब के सब वाउचर कहलाते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती है, तो जब जो ओनर होता है, बिजनेस ओनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से कुछ पैसे विड्रॉ करता है ना। आपको पता है कि बिज़नेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी थी और आप ओनर हैं, आप चला रहे हैं उस बिज़नेस को, तो आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए उस बिज़नेस के पैसे में से आपने कुछ पैसे विड्रॉ किए, तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाता है। परचेज़ क्या कहलाता है, टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिज़नेस। आप बिज़नेस चलाने के लिए गुड्स आप प्रोक्योर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। वो चाहे कैश में हो और चाहे क्रेडिट में हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या कहलाता है, स्टॉक मतलब होता है इन्वेंट्री, जो समथिंग दैट इज़ इन योर हैंड, है ना। तो देखिए जैसे मैंने अभी बात की, एक एग्जांपल लिया कि हाँ हमारी जो बिज़नेस कंपनी है वो 1 लाख पेन प्रोड्यूस करती है। अब हमने 1 लाख का पेन प्रोड्यूस किया और हमने क्या कर दिया, 80,000 का जो पेन था वो इस साल सेल हो गया, 80,000 सेल हो गए, तो कितने बचे, 20,000 पेन अभी भी बचे हुए हैं। तो इन हैंड कितने हैं, 20,000। तो जो स्टॉक हम क्या कहेंगे, इसको इसी को स्टॉक कहेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जो इन हैंड है, जो मेजरेबल है, समथिंग दैट इज ऑन हैंड, ये चीज़ है, 20,000 पेन अभी भी बिजनेस में है ना, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाता है, ठीक है। अब स्टॉक 2 तरीके से होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो आज इस अकाउंटिंग ईयर में हमने 1 लाख बनाया, 80,000 हमने सेल कर दिया, 20,000 अभी भी हमारे बचे रह गए, तो ये क्या कहलाया, क्लोजिंग स्टॉक कहलाया। तो जब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा तो पहले हम इस 20,000 को लेके जाएंगे और फिर हम उस नेक्स्ट ईयर फिर कुछ प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन करेंगे तो ये जो 20,000 हमारा गया ना उस नेक्स्ट ईयर में, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक बन गया है उस ईयर के लिए। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये हमारा स्टॉक जो पिछले साल से ले आया गया है, तो वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो स्टॉक इन्वेंट्री जो समथिंग ऑन हैंड। अब ये लाइव स्टॉक भी होता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री वगैरह का काम होता है, तो वो क्या हो गया, लाइव स्टॉक हो गए। तो स्टॉक कुछ भी हो सकता है, आप जो भी, आप जिस नेचर ऑफ बिजनेस आपका जो भी हो, जिसमें आज जिस गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, वो चीज़ जो आपके हैंड में अभी भी बची हुई है, ठीक है। वो गुड्स हो, स्पेयर्स पार्ट हो, या कोई भी आइटम जो बिजनेस का हो, वो सब क्या कहलाएगा, स्टॉक्स कहलाता है, इन्वेंट्री जिसे अब हम कहते हैं, ठीक है। परचेज, टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस, हमने पहले ही डील कर लिया इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स मतलब वो पर्सन जिन्होंने या कोई भी एंटिटीज़ जिन्होंने इंटरप्राइज से ओ किया हो, मतलब उधार लिया हो, ठीक है, उन्होंने पैसे लिए हों, चाहे वो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने की वजह से हो या किसी और रीज़न से हो, तो हम उनको डेटर कहते हैं। देखिए डेटर मतलब समझिए आप ऐसे, डेटर एक एसेट्स होता है, एसेट्स होता है मतलब इनसे आपको पैसा मिलने वाला है, आपको मतलब बिजनेस एंटिटी को इनसे पैसा मिलने वाला है। और पैसा किससे आपको मिलेगा, जैसे कि आपने अपने गुड्स को सेल किया, और उसने उधार खरीदा है, सामने वाली पार्टी ने, उस एंटिटी ने उधार खरीदा, तो आपने तो सेल कर दिया। सेल करने का मतलब क्या हुआ, आपको पैसा मिलना चाहिए था। अब अगर उसने उधार खरीदा तो आपने उधार सेल किया, इसका मतलब अभी आपने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट सेल इसे वो कहते हैं। तो अब क्या हो गया, वो पर्सन मिस्टर एक्स जिसने उधार परचेज किया है, जिसको आपने उधार सेल किया है ना, क्रेडिट सेल किया है, वो मिस्टर एक्स आपके लिए क्या हो गए, डेटर। डेटर क्यों हो गए, इनसे आपको पैसा फ्यूचर में आएगा क्योंकि इनको आपने गुड्स सेल कर दिया है, तो ये क्या कहलाए, डेटर्स। तो डेटर्स एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स, क्योंकि इनसे पैसा मिलेगा, कंफर्म में पैसा आएगा क्योंकि इनको आपने गुड्स दिया है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है क्रेडिट में, या सामने वाले पर्सन्स ने वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्रेडिट में परचेज कर लिया, ओ किया, उसका आपकी इंटरप्राइज पे उधार है, उसको देना है आपकी इंटरप्राइज को, तो वो क्या कहलाएगा, डेटर, है ना। हमें इस पर्सन से पैसा मिलना है तो वो डेटर कहलाते हैं, ठीक है। तो टोटल अमाउंट्स स्टैंडिंग अगेंस्ट सच पर्सन एंड और या एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट
इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ सन्ड्री डेटर्स ऑन द एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में हम उनको एसेट साइड में दिखाते हैं कि आज की डेट में इतना पैसा इस पर्टिकुलर पर्सन या इस एंटिटी से मिलना है मुझे, ठीक है, मिला नहीं अभी, मिलना है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो डेटर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर कौन होता है, देखिए क्रेडिटर, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट नहीं किया, आपके लिए उधार है ये, तो क्रेडिटर कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड्स में। तो ये कहते हैं करंट क्रेडिटर हो या डेटर हमेशा करंट होते हैं, किसी को भी उधार आप लंबे समय के लिए नहीं बात करेंगे बिजनेस में, तो क्योंकि ये क्या होता है, ये पर्सन होते हैं, ये एंटिटी होती हैं, है ना, तो इनको क्या होता है, ये करंट में जाती हैं। तो क्रेडिटर मतलब क्या हो गया कि बिजनेस ने उधार ले रखा है, अब इस पर्टिकुलर एंटिटी को या पर्टिकुलर पर्सन को पैसे बिजनेस को पे करने हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट करनी है, आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, तो हम उनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। द पर्सन and या or other entities who have to be paid by an enterprise an amount for providing the enterprise goods and services on credit। तो ऐसे क्रेडिटर्स क्यों आते हैं, जैसे सप्लायर, जैसे मेरा बिजनेस है, मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना था पेन के लिए, तो रॉ मटेरियल ख़रीदना था, तो मैंने अपने सप्लायर को बोला कि भाई रॉ मटेरियल भेज दीजिए हमारे पास, और उन्होंने भेज दिया, तो हमने परचेज़ किया, हमने कैसे परचेज़ किया, क्रेडिट परचेज़ किया, हमने वो गुड्स या सर्विसेज क्रेडिट में ले लिए। तो जब हमने क्रेडिट ले लिया, तो जिस पर्सन से हमने लिया या जिस सप्लायर था, जो वो पर्सन हो या कोई एंटिटी हो, मतलब कोई और कंपनी हो, उससे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा हो, तो वो पर्टिकुलर से क्या किया, हमने उधार माल ख़रीदा है ना, क्रेडिट परचेज़ की है, वो गुड्स एंड सर्विसेज हमने क्रेडिट में लिया है, उन्होंने हमें क्रेडिट में दिया है, प्रोवाइड किया है, तो वो हमारे लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गया, उन्हें हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन के आ गए। तो टोटल अमाउंट स्टैंडिंग इन द टू द फेवर ऑफ सच पर्सन्स एंड और एंटिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज अ सन्ड्री क्रेडिटर ऑन द लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में वो सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जाते हैं, बैलेंस शीट में उनको शो करते हैं, वो पर्सन होते हैं जिनके फेवर में ये दिखता है कि इतना अमाउंट अभी इनको देना बाकी है, तो बिजनेस में दिखता है कि इतना पैसा हमें इनको देना है, और डेटर्स दिख रहे हैं, जिसका मतलब इतना पैसा हमें मिलना है, ठीक है। तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। गुड्स क्या होता है, तो गुड्स द प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। तो बिजनेस यूनिट जिन चीज़ों में डील कर रही होती है उनको हम क्या कहते हैं, उस प्रोडक्ट्स को हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। तो जिस भी चीज़ में प्रोडक्शन अगर हो रहा है, तो प्रोडक्शन या बाय या सेल का काम हो रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप पूरा टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।